हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है नेपोलियन बोनापार्ट। आने वाले विभिन्न एग्जामों में फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कई एग्जामों में। मुख्य रूप से राजस्थान में होने वाले एग्जाम और शिक्षक के होने वाले एग्जामों में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रांस की क्रांति के बाद एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसको फ्रांस की क्रांति का ही पुत्र कहा जाता है, और वो है नेपोलियन बोनापार्ट। और इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की क्रांति को एक नया मोड़ दिया। और किस तरीके से नेपोलियन को विश्व विजेता कहा गया, जिसने विश्व के लगभग 5% से ज्यादा भाग को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा। और इस तरीके से नेपोलियन ने विश्व के कई देशों को पराजित करके उन्हें फ्रांस के एम्पायर में मिला लिया। तो आखिर कौन है ये नेपोलियन बोनापार्ट? आज इस पर हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरीके से अपनी स्थिति मजबूत की। तो विद्यार्थियों, नेपोलियन बोनापार्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा उड़ान शिक्षा ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप विभिन्न प्रकार की टेस्ट सीरीज और कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि उड़ान एकेडमी का कोटेशन ये है, प्रयास हमारा सफलता आपकी। और इस तरह उड़ान शिक्षा ऐप के द्वारा आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात की जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है कहाँ हुआ, तो मेरिडियन सी में एक आइलैंड है जिसका नाम है कोर्सिका। और इसी कोर्सिका आइलैंड में 15 अगस्त 1769 को मेरिडियन सी के कोर्सिका आइलैंड में इसका जन्म हुआ था। और इसी समय एक भविष्यवाणी भी की गई थी कि यह बालक या तो बहुत बड़ा राइटर बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। नेपोलियन बोनापार्ट के जो पिताजी थे, यानी कि जो फादर थे, वो एक टीचर थे और मतलब एक वकील थे। और इस तरह कार्लो बोनापार्ट जो है वकील और एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ, यानी लालन पालन इनका एक अच्छे संपन्न परिवार में किया गया फ्रांस में। लेकिन जब ये बड़े हुए तभी फ्रांस की क्रांति हो गई और फ्रांस की क्रांति की वजह से नेपोलियन को युद्ध में जाना पड़ा। और इसी क्रम में उन्होंने अपना एजुकेशन सैन्य अकादमी के तोपखाने यानी के विशेषज्ञता के रूप में स्नातक की उपाधि धारण ली। और इस तरीके से मिलिट्री में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। नेपोलियन की अगर बात की जाए तो इसे क्रांति की संतान कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति की संतान किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। और 1789 से लेकर 1799 के बीच जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, तो इसी फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति ने अपनी पावर मजबूत की जिसे नेपोलियन बोनापार्ट कहा गया। यह क्रांति के दौरान जो उथल पुथल हुई, इसी उथल पुथल ने एक व्यक्ति को पावरफुल बना दिया और इसी व्यक्ति को कहा गया नेपोलियन बोनापार्ट। और इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट अपने प्रारंभिक स्थिति में अपनी मिलिट्री का नेतृत्व करते हुए उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। नेपोलियन बोनापार्ट की अगर हम बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है मुख्य रूप से नेपोलियन की स्थिति कैसे मजबूत हुई, कहा जाता है कि क्रांति जब चल रही थी तो इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप उसे अपनी मिलिट्री की जो ट्रेनिंग उसने की, उसी के बाद उसने अपनी सैन्य क्षमताओं के आधार पर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में सबसे पहले 1793 में जो तुर्लो का बंदरगाह था, उस टूलो के बंदरगाह पर ब्रिटिश बेड़े को उसने पराजित कर दिया। और इस तरह ब्रिटिश जो नौसेना में सबसे पावरफुल शक्ति मानी जाती थी यूरोप में, जिसे कहा जाता था कि जमीन पे तुम ब्रिटिश को हरा सकते हो लेकिन समुद्र में ब्रिटिश को हाथ भी नहीं लगा सकते, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की समुद्र में जो पावर थी उस पावर को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन 1793 में तुल्लो बंदरगाह पर ब्रिटिश बेड़े को हराकर नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर अपनी स्थिति को यह मजबूत कर दिया और बता दिया कि अगर ब्रिटिशर्सों को अगर कोई पराजित कर सकता है तो वो है नेपोलियन बोनापार्ट। और इस तरह अपनी योग्यता को उसने साबित कर दिया और यहीं से उसका उदय चालू हो गया। धीरे धीरे उसने अपने आप को
उच्च पदों पर आसीन किया और इसी क्रम में वो ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पहुंचा और 25 साल की उम्र में ही वो ब्रिगेडियर जनरल बन गया और इस तरह अपनी पदोन्नति करते हुए उसे फ्रांस की सेना को अपने अंडर में ले लिया। धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति भी चल रही थी और फ्रांस की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर वो पहुंच चुका था। जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई, आतंक का राज चला, आतंक के राज के बाद डायरेक्टरी का शासन चला और डायरेक्टरी का शासन जब चला तो डायरेक्टरी के शासन को ही 1799 में डायरेक्टरी का पतन कर दिया और सारी पावर अपने हाथों में लेकर फ्रांसीसी क्रांति की बागडोर अपने हाथों में लेकर डायरेक्टरी नामक एक सरकार जो बनाई गई थी उसमें बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर दिया, जिससे देश में जो भ्रष्टाचार अराजकता फैली हुई है उस भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त कर दिया जाए। नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात की जाए तो उसने अपनी स्थिति को और मजबूत करना चालू किया और इसी क्रम में नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर आक्रमण कर दिया और इसी क्रम में इटली जो उस समय कई राज्यों में बटा हुआ था, क्योंकि इटली देश नहीं बना था बल्कि इटली के कई हिस्से ऑस्ट्रिया के हाथों में थे और इसलिए यहां पर ऑस्ट्रिया के राजकुमारों के द्वारा यहां पर कंट्रोल किया जाता था। इसी क्रम में नेपोलियन ने इटली के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। खास तौर पर ये इटली पे नहीं बल्कि ये ऑस्ट्रिया पे किया गया आक्रमण था, क्योंकि इटली नामक एक देश अभी बना नहीं था। सिपाहियों, तुम भूखे हो और लगभग नंगे हो, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे उपजाऊ भूमि में ले जाऊंगा और ये उपजाऊ भूमि कोई और नहीं बल्कि यूरोप की इटली थी। इटली को ही भारत का यानी यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है, क्योंकि भारत जिस तरीके से कृषि प्रधान राज्य है, देश है, उसी प्रकार से इटली भी कृषि प्रधान देश है और इस तरीके से यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। इसलिए वो ये कोटेशन कह रहा है कि मैं तुम्हें दुनिया के सबसे उपजाऊ भूमि में ले जाऊंगा। इटली में उसने आक्रमण कर दिया और ऑस्ट्रिया की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया और ऑस्ट्रेलिया की सेना को पराजित करने के बाद उसके साथ कैंपो फोर्निया की संधि की गई और कैंपो फोर्निया की संधि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई, जिसके तहत ऑस्ट्रिया ने इटली के कई हिस्से जो हैं वो फ्रांस को दे दिए और इस तरह फ्रांस को बेल्जियम और राइन नदी तक का क्षेत्र मिल गया और इस तरीके से नेपोलियन ना चाहते हुए भी उसने इटली और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। क्यों? क्योंकि इस समय अगर फ्रांस की कंडीशन देखी जाए तो फ्रांस की स्थिति कैसी है? इस समय फ्रांस की स्थिति देखी जाए तो इस समय फ्रांस जो है वो मुख्य रूप से यहां पर पुर्तगाल है, यहां पर स्पेन है, ये इटली वाला एरिया है और यहां पर फ्रांस है और यहां जर्मनी है। यानी कि फ्रांस ने जर्मनी यानी कि राइन नदी का और इटली पर अधिकार करने के बाद यहां के जो एरिया हैं यानी फ्रांस बीच में है, ऊपर जर्मनी है, नीचे इटली है और इस तरह कहा जाता है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नेपोलियन बोनापार्ट की ही देन है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र से इटली और जर्मनी के एरिया को जीत लिया, जिससे कि वहां रहने वाले लोगों को ऑस्ट्रिया से आजादी मिल गई और जब नेपोलियन कमजोर पड़ा तो इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करना चालू किया और इसी क्रम में इटली और फ्रांस को स्वतंत्रता मिली। अब बात आती है कि इस समय नेपोलियन जो है उसे फ्रांस और राइन नदी के क्षेत्र को आसानी से जीत लिया और राइन और फ्रांस के क्षेत्रों को जीत लेने के बाद अब नेपोलियन बोनापार्ट की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इसी क्रम में इटली पर आक्रमण करने के बाद 1798 में उसने इजिप्ट पर भी अटैक कर दिया और उसका उद्देश्य जो था वो क्या था? क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो भारत में इस समय कंडीशन क्या है? तो भारत में इस समय कंडीशन ये है कि इस समय भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वो किसके हाथ में है? वो ब्रिटेन के हाथ में है और ब्रिटेन यहां पर अपनी जो स्थिति है वो मजबूत कर चुका है और ब्रिटेन ने अपने आप को यहां पर इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है और भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वो इसके हाथ में जा चुका है। अब हुआ ये कि यहां पर फ्रांस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसका उद्देश्य जो है वो आगे बढ़कर रूस पर, इटली पर और अन्य देशों पर कब्जा करना है और इसी क्रम में उसने इजिप्ट का अभियान किया 1798 में।
नेपोलियन और भारत में दक्षिण में एक राज्य है मैसूर का राज्य, और मैसूर का इस समय जो शासक है वो है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान नेपोलियन के साथ पत्र व्यवहार किया करता था, और इस तरह टीपू सुल्तान और नेपोलियन के बीच अच्छे संबंध थे। और टीपू सुल्तान और नेपोलियन के बीच अच्छे संबंध होने के कारण टीपू सुल्तान जो है उसने भारत को आजाद कराने के लिए नेपोलियन को पत्र लिखा। इसी क्रम में नेपोलियन ने योजना बनाई कि अगर वो इजिप्ट पर आक्रमण करेगा तो इजिप्ट को अपने अधिकार में लेकर वो भारत पर अटैक करेगा, और इस क्रम में ब्रिटिश सरकार से उसका सबसे बड़ा उपनिवेश छीन लेगा। इसी क्रम में जब 1798 में नेपोलियन काहिरा यानी मिस्र पर उसने अटैक किया, और इसी अटैक में उसने ये कहा कि वो देख रहा है अपने आप को कि वो एक हाथी पर बैठा हुआ जा रहा है और उसके माथे पर पगड़ी बंधी हुई है, यानी वो बताना चाहता है कि वो भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, जिससे वो ब्रिटिश सरकार को वहां पर कमजोर कर सके, क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। मिस्र पर आक्रमण कर दिया 1798 में, जिसे पिरामिड का युद्ध कहा जाता है, और नेपोलियन ने काहिरा पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर नील नदी का युद्ध हुआ 98 में, जो से अबू कीर की खाड़ी में किया गया, और इस समय ब्रिटिश जो मिस्र में कब्जा की हुई थी वहां पर एडमिरल होरेसियो ने, जो नेल्सन के नाम से जाना जाता है, और नेल्सन के नेतृत्व में ब्रिटिश की नौसेना ने फ्रांसीसी बेड़े को पराजित कर दिया, और इस तरह फ्रांसीसी बेड़ा मिस्र में अभियान करने के क्रम में ब्रिटेन से यानी नेल्सन से पराजित हो गया, और इस पराजय के कारण नेपोलियन की बहुत सारी सेना इस युद्ध में पराजित हो गई। नेपोलियन की सेना जब मिस्र में फंस गई तो फ्रांस से नेपोलियन का संपर्क धीरे धीरे कटने लगा, और इसी का परिणाम हुआ कि नेपोलियन को अपनी सेना को मिस्र में रोककर 1799 में वो मिस्र छोड़कर वापस फ्रांस आ गया। और जब वो फ्रांस आया तो फ्रांस आने पर उसने जो है अपनी पावर को वहां से स्थापित करने के लिए काउंसिल की स्थापना की। दूसरी क्रम में इसी में मिस्र के अभियान में जब एक फ्रांसीसी सैनिक था उसे एक लिपि मिली, और वो लिपि जो थी उसे रोसेटा स्टोन पर लिखा हुआ था, और इस मिस्र की प्राचीन लिपि को इस पर उकेरा गया था। 1799 में नेपोलियन के मिस्र पर अटैक करने से जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये हुआ कि मिस्र की सभ्यता की खोज की गई, और इस तरह मिस्र के पिरामिडों को किसने बनाया होगा इसको लेकर सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई, और 1799 में इस गुत्थी को सुलझा लिया गया कि मिस्र एक प्राचीन सिविलाइजेशन थी। और इस पर जो रोसेटा स्टोन पर लिखे हुए जो चित्र मिले हैं, इससे इस लिपि को पढ़ा गया, क्योंकि इस लिपि का ट्रांजैक्शन रोसेटा यानी कि एक पत्थर पर किया गया था, जिसमें मिस्र की लिपि के साथ साथ उस समय प्राचीन समय में जो मिस्र की लिपि थी उसी के नीचे इजिप्ट की लिपि भी लिखी हुई थी, यानी कि उस समय इजिप्ट की लिपि और मिस्र की लिपि में उसको ट्रांसलेट किया गया था, इसलिए इस स्टोन से हमें इस लिपि को पढ़ने में सहायता मिल गई, और इस तरह मिस्र की प्राचीन सभ्यता को पढ़ाया जा सका। जब आगे बढ़े गए तो इस समय नेपोलियन जो था उससे 1799 में जब इटली से वापस आया तो वापस आने पर उसने अपनी सैन्य ताकत के बल पर डायरेक्टरी के शासन को उखाड़ फेंका और 3 सदस्यों वाली एक कॉन्सुलेट का गठन किया, और इसी कॉन्सुलेट का वो प्रथम कौंसल बना, और इस तरीके से पावर उसने अपनी बढ़ाने चालू की। 1799 में 18 बुमियार का तख्ता पलट करके यानी डायरेक्टरी के शासन का उसने अंत कर दिया, और फिर उसने धीरे धीरे फर्स्ट काउंसिल के पद से धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई, और 1804 तक आते आते उसने एक समारोह आयोजित करते हुए जहां पर उसने रोम के पोप को भी बुलाया, और इस तरह पोप सप्तम के द्वारा उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, और 1804 में फ्रांस का सम्राट बना नेपोलियन। नेपोलियन जब सम्राट बना तो एक भव्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें पोप सप्तम भी आए, और पोप सप्तम ने जब ताज उठा के नेपोलियन को पहनाना चाहा तो नेपोलियन ने पोप से वो ताज ले लिया और कहा कि मैंने इस ताज को कीचड़ में पड़ा हुआ देखा और फिर मैंने खुद अपने बल पर इसको उठाया और खुद इसको पहना है, इसलिए इस ताज पर अगर हक है
तो वो मेरा है। और इस तरह नेपोलियन ने पावर अपने हाथों में लेते हुए खुद 1804 में नेपोलियन फ्रांस का कर्ता धर्ता बन गया और इस तरह नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित कर दिया। फ्रांस का शासक बनने के बाद नेपोलियन ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए नेपोलियन कोड लागू किया और 1804 में एडमिनिस्ट्रेशन में एक कानून संहिता लागू की गई जिसके आधार पर जन्म पर आधार मिलने वाले विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी अब योग्यता को आधार बनाया नेपोलियन ने और इस तरह यूरोप में लागू की गई नेपोलियन कोड व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी नेपोलियन कोड की वजह से यूरोप में सुधार किए गए और इस तरह जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया और इस तरीके से कानून के समक्ष अब सभी नागरिकों को समान माना गया, संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया और इस तरह फ्रांस और यूरोप के कई देशों ने इसी कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर अपने आप परिवर्तन किए। तो नेपोलियन कोड 1804 में लागू करते हुए नेपोलियन ने एक सिस्टमेटिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। प्रशासनिक सुधारों की अगर बात की जाए तो सामंती व्यवस्था को अपनाया गया और इस तरह सामंती व्यवस्था को अपनाते हुए या सामंती व्यवस्था को उससे समाप्त कर दिया और यातायात और संचार के साधनों में सुधार किया और इस तरह यातायात और संचार के साधनों में सुधार करके उसने अपनी स्थिति मजबूत की। 1800 में उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी जिसके तहत वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके। शिक्षा प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया गया और शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हुए उसने शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर डाली। नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात की जाए तो नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप में विजय प्राप्त करने के लिए कई युद्ध लड़े और इन्हीं युद्धों में से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहला ऑस्टरलिट्ज का युद्ध 1805 में ऑस्टरलिट्ज का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध को तीन सम्राटों का युद्ध कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आता है कि तीन सम्राटों का युद्ध किसे कहा गया, तो तीन सम्राटों का युद्ध ऑस्टरलिट्ज को कहा गया जो 1805 में लड़ा गया। फ्रांस यानी नेपोलियन, रूस और ऑस्ट्रिया, ये तीनों सेनाओं ने युद्ध लड़ा और इन तीनों सेनाओं की संयुक्त सेना को हरा दिया नेपोलियन ने और इस तरह नेपोलियन ने इसको हराकर नेपोलियन की ये सबसे शानदार जीत थी जिसमें रूस भी पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया भी पराजित हुआ और इस तरह नेपोलियन का गुणगान पूरे फ्रांस में होने लगा और इस तरह ऑस्टरलिट्ज के युद्ध में रूस और फ्रांस की के द्वारा रूस और ऑस्ट्रिया दोनों की सेनाओं को पराजित कर दिया नेपोलियन ने। टफलगार का युद्ध हुआ 1805 में जिसमें नौसैनिक युद्ध हुआ और फिर ब्रिटेन के एडमिरल जिसने कि मिस्र में भी उसको पराजित किया था नेल्सन के साथ युद्ध लड़ा गया और फ्रांसीसी नौसेना की इसमें निर्णायक रूप से हार हो गई और नेपोलियन का इस तरह ब्रिटेन के साथ सीधे तौर पर किए जाने वाले हमला जो कि वो ये चाहता था कि अगर ब्रिटेन को रोकना है तो ब्रिटेन को दो तरीके से ही रोका जा सकता था, पहला स्थल पर और दूसरा समुद्र पर। समुद्र पर जब उसने नेल्सन के द्वारा युद्ध लड़ा तो इसमें फ्रांस की पराजय हो गई, यानी कि ये अब नेपोलियन को समझ में आ गया कि ब्रिटेन को हराना है तो समुद्र के रास्ते उसे हराया नहीं जा सकता और दूसरा ब्रिटेन स्थल पर आएगा नहीं और जमीनी लड़ाई में ब्रिटेन कमजोर है और फ्रांस जमीनी लड़ाई में मजबूत है, इसलिए ब्रिटेन लैंड पर आएगा नहीं, इसलिए नेपोलियन उसको पराजित नहीं कर पाएगा और समुद्र में वो मजबूत है इसलिए नेपोलियन समुद्र में उसको पराजित नहीं कर पाएगा। इसलिए नेपोलियन ने ब्रिटेन को पराजित करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उसको पराजित करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आया जिसको कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था, यानी कॉन्टिनेंटल जो थ्योरी लेकर आया, यानी कॉन्टिनेंटल व्यवस्था लेकर आया, यानी सिस्टम लेकर आया, वो लाया वो टफगार का युद्ध हारने के बाद 1806 में। ब्रिटेन को एकांकी करने या ब्रिटेन को अकेला करने की नीति के तहत ये लाया गया और इसी क्रम में 1806 में नेपोलियन ने ब्रिटेन को इकोनॉमिकल रूप से कमजोर करने के लिए प्रणाली लागू की गई जिसका उद्देश्य यूरोपीय देशों को साफ साफ कर दिया गया कि वो ब्रिटेन के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उन्हें फ्रांस की सेना के साथ युद्ध
लड़ना पड़ेगा। और इस तरह ब्रिटेन के साथ अन्य यूरोपीय देशों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया नेपोलियन ने। इसे ही नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहा जाता है। और इस व्यवस्था के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि फ्रांस के दुश्मन बढ़ गए यूरोप में, और इसी क्रम में वो ब्रिटेन को कमजोर नहीं कर पाया क्योंकि ब्रिटेन समुद्र पर भारी था और ब्रिटेन के पास भारत जैसा सबसे बड़ा उपनिवेश था। इसलिए ये पॉलिसी असफल हो गई क्योंकि ब्रिटेन की नौसेना ने अपनी शक्तिशाली स्थिति और भारत के साथ होने वाले प्रॉफिट वाले व्यापार के कारण उसने अपनी स्थिति बनाए रखी। और ब्रिटेन कुछ समय के लिए तो परेशान हुआ, लेकिन उसने दूसरे रास्ते ढूंढ लिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। और नेपोलियन के 1806 में लाई गई कॉन्टिनेंटल सिस्टम फ्लॉप हो गया। स्पेन ने इस कॉन्टिनेंटल थ्योरी को नहीं माना और स्पेन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि नेपोलियन ने स्पेन और पुर्तगाल पर अटैक कर दिया। जब 1808 में स्पेन और पुर्तगाल पर अटैक किया तो इस युद्ध को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल वॉर, यानी प्रायद्वीपीय, यानी कि पेनिसुला वॉर, यानी प्रायद्वीपीय युद्ध। और इस युद्ध में स्पेन के लोगों ने फ्रांस का कड़ा विरोध किया और इसी परिणाम के स्वरूप स्पेन ने अपनी नस्लीय स्थिति को मजबूत रखते हुए फ्रांस के विरुद्ध गोरिल्ला वॉर चालू कर दिया। इस गोरिल्ला वॉर में फ्रांस की सेना बहुत उलझ गई। इसलिए कहा जाता है कि स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन के साम्राज्य को नस्ते नाबूद कर दिया। और इस तरह स्पेन का फोड़ा, जिसे स्पेनिश अल्सर भी कहा गया, और गृह युद्ध में यानी कि गोरिल्ला वॉर की वजह से फ्रांस की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और इस तरह फ्रांस की सबसे अधिक संसाधन इसी जगह लग गए और स्पेन में उसने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, स्पेन को कंट्रोल करने के लिए जो गोरिल्ला वॉर था, इसमें फ्रांस की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। स्पेन को पराजित नहीं कर पाया वो, और स्पेन को पराजित ना करने के बाद उसने अपनी दूसरी पॉलिसी अपनाई और इसी क्रम में 1812 में उसने दूसरा सबसे गलत कदम उठा लिया और वो था रूस पर आक्रमण। नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल हुई कि 1812 में उसने रूस पर आक्रमण कर दिया और रूस ने भी महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन नहीं किया था, इसलिए उसे भी सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया। रूस पर आक्रमण करने का दूसरा मकसद यह था कि भारत पर अधिकार कर लेना। ये दोनों कारण थे, यानी एक मिस्र पर और दूसरा रूस पर, और इन दोनों की वजह से वो आक्रमण करना चाहता था। नेपोलियन ने इसके लिए अपनी 6 लाख की सेना तैयार की और एक विशाल सेना के साथ उसने रूस पर अटैक कर दिया। जब रूसी सेना ये जानती थी कि फ्रांस की सेना के साथ वो जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकती क्योंकि फ्रांसीसी सेना मजबूत कंडीशन में है, इसलिए रूस की सेना ने अपने आप को डायरेक्ट ना लड़ाते हुए पीछे हटने का निर्णय लिया और इसी पीछे हटने की नीति को कहा गया जली हुई पृथ्वी की नीति। यह इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय रशिया में ठंड पड़ती थी और जब उसने आक्रमण किया तब सितंबर अक्टूबर का महीना था और इसी समय जब गर्मी का महीना था तो फ्रांस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन जैसी ठंड आई, इस ठंड ने टेम्परेचर जब माइनस में चला गया और सेना जो है वो इस ठंड को, फ्रांस की सेना इस ठंड को सहन नहीं कर पाई और जब माइनस में हो गई तो इस तरह सैनिक पीछे हटने लगे और जब सैनिक पीछे हटने लगे और फ्रांस की सेना आगे बढ़ने लगी तो रूसी सेना ने जो भी गांव थे उन गांव को खाली कराकर उन्हें जला दिया, जो कुएं थे उनमें जहर डाल दिया, जो फसल थी उसको समाप्त कर दिया, जानवर जो थे वो मार दिए गए। और इस तरह जब फ्रांस की सेना आगे बढ़ रही थी तो ना तो उन्हें गांव मिले, ना ही उन्हें पीने को पानी मिला, ना ही भोजन के लिए जानवर और अनाज मिले और इस तरह भूख प्यास से ये फ्रांसीसी सेना मरने लगी और इस तरह भूख और प्यास ने फ्रांसीसी सेना को कमजोर कर दिया और 6 लाख की सेना भोजन और भोजन के अलावा आश्रय ना मिलने की वजह से, कड़ाके की सर्दी की वजह से, भूख और बीमारियों के कारण नेपोलियन की सेना नष्ट हो गई और इस तरह नेपोलियन के पराजय का दौर चालू हो गया और नेपोलियन की रीढ़ कही जाने वाली उसकी सेना स्थलीय क्षेत्र पर पराजित होने लगी और रूसी आक्रमण ने नेपोलियन को कमजोर कर दिया।
नेपोलियन ने जिन जिन यूरोपीय देशों पर कब्जा किया वहां पर उन्होंने फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है बगावत करना चालू करी और इसी क्रम से लोगों को एकजुट होने का मौका मिला। पुर्तगाल, स्पेन, इटली, जर्मनी, यहां पर जिन भाषाओं को बोलने वाले लोग थे वहां पर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई और इसी राष्ट्रवाद की भावना ने उन्हें एकजुट किया और ये आने वाले समय में स्वतंत्र होने वाले देश बने। नेपोलियन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में। रूस में नेपोलियन की हार हो चुकी थी, इसलिए नेपोलियन कमजोर पड़ चुका था। तभी यूरोपीय शक्तियों ने निर्णय लिया कि ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रूस ये सब मिलकर एक गठजोड़ बनाएंगे और सब मिलकर आक्रमण कर देंगे फ्रांस पर यानी नेपोलियन पर। 1814 में नेपोलियन को पराजित करके एल्बा आइलैंड पर छोड़ दिया गया और इस तरह नेपोलियन को एल्बा आइलैंड पर पराजित करके जब छोड़ा गया तो वो वहां से बचकर निकल आया और जब वो फ्रांस पहुंचा तो फ्रांस में उसकी जनता ने उसका स्वागत किया और 100 दिनों तक उसने वापस से सत्ता अपने हथियारों में ले ली। लेकिन वापस से ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस ने अंतिम रूप से वाटरलू का युद्ध लड़ा और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिया और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में लड़ी गई इन तीनों की सेनाओं ने नेपोलियन को बुरी तरीके से पराजित करके अटलांटिक ओशन यानी साउथ अटलांटिक ओशन में स्थित एक आइलैंड हेलना पर छोड़ दिया और इस तरह हेलना आइलैंड से नेपोलियन वापस लौट के कभी भी नहीं आ पाया और कहा जाता है इसी हेलना आइलैंड पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई। कई लोग उसकी मृत्यु को अलग अलग थ्योरी बताते हैं। कई बोलते हैं कि 5 मई 2021 तक यानी लगभग 5-6 साल तक वो उसी आइलैंड पर पड़ा रहा और 51 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग मानते हैं उसे पेट का कैंसर हो गया था और कई लोग मानते हैं कि वो साजिश रचने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई, उसे जहर दे दिया गया। पेरिस में ले जाया गया और पेरिस में उसकी समाधि लेस इनवैलिडस में दफना दिया गया। उसने 2 विवाह किए। उसकी अगर हाइट की बात की जाए तो 5 फीट 6 इंच था, इसलिए ब्रिटेन में उसे बोना शासक कहा गया है। उसके अन्य नाम जो हैं वो लिटिल कार्पोरल, ये नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है और उसकी पहला विवाह जोसेफिन के साथ हुआ। जोसेफिन नेपोलियन की पहली पत्नी थी, लेकिन वो अपनी इस पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन दुर्भाग्य से जोसेफिन उसे कोई भी संतान नहीं दे पाई और कोई भी संतान ना देने की वजह से नेपोलियन के मन में हमेशा यह रहा कि उसका कोई लड़का नहीं हो पा रहा है, अगर लड़का हो जाए तो नेपोलियन की विरासत को वो संभाल के रखेगा। लेकिन जोसेफिन कोई भी संतान नहीं दे पाई, इसलिए उसने अपना दूसरा विवाह मारिया लुइसा से किया। मारिया लुइसा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और इसी से उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया नेपोलियन सेकेंड। नेपोलियन ने अपने पूरे परिवार को कहीं ना कहीं फिट कर दिया और इस तरह नेपोलियन ने अपने भाइयों को, जिसमें जोसेफ बोनापार्ट को नेपल्स और बाद में फ्रांस का राजा बनाया गया, लुई बोनापार्ट को हॉलैंड का राजा और जेरोम बोनापार्ट को वेस्टफालिया का राजा बनाया गया और इस तरह जोसेफ बोनापार्ट स्पेन का राजा बनेगा आगे चलकर और स्पेन में अपनी सत्ता मजबूत करेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस समय राष्ट्रवाद उदय हो चुका था। जर्मनी और इटली जैसे देशों का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। आधुनिक राष्ट्रों में केंद्रीकृत प्रशासन और कानून प्रणालियां स्थापित हुई। लुसियाना खरीदा 1803 में नेपोलियन ने और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने विशाल लुसियाना क्षेत्र अमेरिका को भेज दिया और इस तरह लुसियाना का एक बहुत बड़ा एरिया अमेरिका को मिला। उसके पतन के बाद वियना कांग्रेस हुई। याद रखना, नेपोलियन के पतन के बाद क्या होगी? वियना कांग्रेस होगी और वियना कांग्रेस को करवाएगा मेटरनिख और इस तरह फ्रांस की सीमाओं को कम करके उसमें राजशाही वापस से बहाल की जाएगी, क्योंकि मेटरनिख यूरोप का जो है एक चांसलर कहा जाता है यूरोप का और मेटरनिख ने ही यहां पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। ठीक है, तो उड़ान एकेडमी में आप लोगों को और बैचेस जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध होंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर आकर हमारी क्लासेस देख सकते हैं। ये उड़ान एकेडमी की टीम है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए आपको प्रिपेयर करेगी। आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर विजिट भी कर सकते हैं, जिसका एड्रेस आपके सामने है, 46 अर्चना टावर। मोबाइल पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और इस तरह जो है आप उड़ान एकेडमी से जुड़ सकते हैं। इसी तरह के और टॉपिक लेकर आकर रहूंगा मैं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।